नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब मंच पे। पूर्णिया एक बार फिर से काफी ज्यादा चर्चा में है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी पूर्णिया काफी ज्यादा सुर्खियों में था, लेकिन एक बार फिर से पूर्णिया में सियासी उठापटक तेज हो गई है। इसके साथ ही कई ऐसे बड़े खुलासे हो रहे हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। कौन है ये लोग मंत्री संतरी? मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। इसमें पूर्व विधायक के बच्चे का क्या रोल? भैया पहले तो जो लोग का नाम मैं कह रहा हूँ, जिला में एसआईटी का गठन होगा और जिस तरह से गोपाल यादुका की हत्या दिन में 10 बजे अपराधियों ने आकर किया, तो ऐसे परिस्थिति में जब पुलिस पर गोली चलेगी, किसी आम पब्लिक पर उसकी हत्या दिन दहाड़े की जाएगी, तो पुलिस को भी ये अधिकार होगा कि वो भी अपराधियों पर गोली चला सके। हत्याकांड में पूर्व विधायक के बेटे का नाम आ रहा है। इसके साथ ही जो सियासी उठापटक है, अब वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। कई कारणों से पूर्णिया एक बार फिर चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। पूरी कहानी क्या है उसको समझेंगे, क्योंकि देखिए, पूर्णिया के रुपोली में उपचुनाव होना है। बीमा भारती चुनावी मैदान में है, कलाधर मंडल चुनाव मैदान में है और शंकर सिंह भी चुनाव मैदान में है। लेकिन इसी बीच जो हत्याकांड का खुलासा हुआ, उससे सियासी बवाल मचा हुआ है। पूरी कहानी क्या है उसको इस वीडियो में विस्तार में समझेंगे। देखिए, पूर्णिया के रुपोली में उपचुनाव होना है। वहां पे आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती हैं चुनावी मैदान में, जेडीयू से कैंडिडेट कलाधर मंडल हैं चुनावी मैदान में, और निर्दलीय शंकर सिंह लोजपा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, इस्तीफा देकर के वो भी चुनावी अखाड़े में निर्दलीय उतरे हुए हैं। दरअसल पूर्णिया के रुपोली विधानसभा से लगातार बीमा भारती नेतृत्व करते आ रही थी, लेकिन उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा देकर के आरजेडी का दामन थामा। फिर वो लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी, लेकिन जमानत जब्त हो गई, करारी हार का सामना हुआ और उसके बाद पूर्णिया के रुपोली में उपचुनाव की घोषणा हुई। इसके साथ ही यह भी कयास लगाया जा रहा था कि लगातार बीमा भारती जेडीयू से विधायक बन रही थी। 2000 में वो निर्दलीय बनी, फिर 2005 में उन्होंने आरजेडी का दामन थामा, फिर 2010 से लगातार वो जेडीयू के सिंबल से चुनाव जीत रही थी। लेकिन इस बार जेडीयू से बैर होने के बाद उन्होंने एक बार फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया। लेकिन इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट लोकसभा में होने के बावजूद उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ऐसा उम्मीद था कि शायद वो रुपोली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, और बीमा भारती ने यह कहा भी था कि उनके पति अवधेश मंडल निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे, और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि यह सीट सीपीआई के खाते में जाएगी। लेकिन बीमा भारती को एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में उतारा गया, महागठबंधन से कैंडिडेट बनाया गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई कि बीमा भारती के घर पुलिस पहुंच गई, बीमा भारती के बेटे को खोजने के लिए। उस पर हत्या का आरोप लग गया। इसके बाद सियासी बवाल चारों तरफ मचने लगा। सबकी निगाहें पूर्णिया के उस चर्चित हत्याकांड पे आ गई। पूरी कहानी क्या है उसको समझते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान जो सियासी उठापटक थी वो तो चल ही रही थी। पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनावी अखाड़े में थे। यही वजह थी कि पूर्णिया काफी ज्यादा चर्चा में था। पप्पू यादव जीत भी गए। 4 जून को परिणाम आया, लेकिन उससे ठीक पहले 2 जून को भवानीपुर के एक चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या हो गई। यह हत्याकांड से पूरे शहर में संग्राम मच गया। हर तरफ चर्चा हो रही थी कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कहां है, क्योंकि देखिए, गोपाल यादुका जमींदार थे, एक बड़ा रुतबा था उनका, एक बड़ा नाम था, बड़े व्यवसाय थे। लेकिन 2 जून की सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद पूरे भवानीपुर रुपोली में दुकानें बंद करा दी गई, आंदोलन शुरू हो गया। ठीक यह लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले यह खबर आई। उसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू हुई और अब जाकर के उस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ, और इसमें जो नाम सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। देखिए, अवधेश मंडल जो बीमा भारती के पति हैं, उनकी छवि एक बाहुबली की रही है, एक कुख्यात की छवि रही है। और याद कीजिए, जब बिहार में फ्लोर टेस्ट चल रहा था, तब बीमा भारती, उनके पति, उनके बेटे, उनकी बेटी, सभी लोग पटना जा रहे थे। इसी बीच बीमा भारती और उनकी बेटी तो पटना पहुंच गई, लेकिन उनके पति अवधेश मंडल और उनका बेटा राजा कुमार गिरफ्तार हो गया। बार बख्तियारपुर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोप लगा कि अवैध हथियार लेकर के वो चल रहे थे। हालांकि कुछ ही दिन पहले अवधेश मंडल रिहा होकर के रुपोली पहुंचे थे।
और उनका बेटा राजा कुमार भी रिहा हो चुका था। और तेजस्वी जब पूर्णिया में कैंपेन कर रहे थे बीमा भारती के लिए, तब वो राजा कुमार का हाथ उठा करके कहते थे कि इस बच्चे को भी फंसा दिया गया है, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन तब तक ये मालूम नहीं था कि जो हत्याकांड का राज खुलेगा, जो खुलासा होगा, तो उसमें एक बार फिर से अवधेश मंडल और उनके बेटे राजा कुमार का नाम भी सामने आएगा। अब जब 2 जून को यह हत्या हुई तो चारों तरफ इस हत्या की चर्चा हो रही थी और इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसी बीच लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आया, पप्पू यादव सांसद भी बन गए और फिर रुपोली में उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई। और आरजेडी ने एक बार फिर से बीमा भारती पे भरोसा किया, क्योंकि देखिए बीमा भारती का रुपोली में एक अच्छा खासा जीत का रिकॉर्ड रहा है। लगातार वो विधायक वहां से बनती रही हैं, निर्दलीय भी बनी है, आरजेडी के सिंबल से भी बनी है और जेडीयू से तो लगातार लंबे वक्त से वो बन रही थी। लेकिन जेडीयू से नाराज होने के बाद इस बार फिर से आरजेडी ने बीमा भारती पे विश्वास किया और बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा। मुकाबला यहां भी जोरदार, क्योंकि सामने जेडीयू की तरफ से कलाधर मंडल है, तो शंकर सिंह भी एक अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। लोजपा में थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराजगी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहां तक सियासी उठापटक चल ही रही थी। लेकिन इसी बीच भवानीपुर में चर्चित व्यवसायी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। गोपाल यादव का हत्याकांड के खुलासे में जो शूटर पकड़ाया, जो लाइनर पकड़ाया, उसने बीमा भारती के बेटे का नाम उगल दिया, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया और अवधेश मंडल पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। कुछ दिन पहले ही अवधेश मंडल और उनके बेटे राजा कुमार जेल से छूट करके पूर्णिया आए थे, लेकिन एक बार फिर से पुलिस ने छापेमारी करनी शुरू कर दी। पूर्णिया से लेकर के पटना तक छापेमारी शुरू हो गई थी और आरजेडी से सिंबल मिलने के बाद कुछ देर बाद ही बीमा भारती के आवास पे पुलिस पहुंच गई। पटना में स्थित आवास पे लगातार छापेमारी शुरू हो गई। बीमा भारती ने उसका विरोध भी किया, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। दरअसल इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में राजा कुमार का नाम कैसे शामिल हुआ, अवधेश मंडल की क्या इसमें भूमिका है, पुलिस ने क्या कुछ कहा है और जो शूटर पकड़ाया खलनायक, उसने क्या कुछ राज उगला है, सारी चीजों की विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जो गोपाल यादुका थे, उनके पिता भुवनेश्वर यादुका एक बड़े जमींदार थे और जब गोपाल यादुका की हत्या हुई उसके बाद जमीन का विवाद ही सामने आया। देखिए, गोपाल यादुका का 8 बीघा का जमीन सड़क से सटा हुआ था, जिसकी वर्तमान कीमत आंकी जा रही है कि 25 से 30 करोड़ है। उसी जमीन का राजस्व कर्मचारी ने अवैध तरीके से केवाला दूसरे के नाम पे करवा दिया। उसके बाद एक और नाम सामने आया, संजय भगत, जो उस जमीन का प्लॉटिंग करके बेचना चाहता था। गोपाल यादुका ने विरोध किया कि जमीन तो हमारी है, तुम इसे कैसे बेचोगे। तो संजय भगत ने कहा कि केवाला उनके नाम पे है, उनके परिचित के नाम पे है, तो वो जमीन को बेचेंगे। उसके बाद गोपाल यादुका लगातार इसका विरोध करने लगे। सरकारी दफ्तर पहुंच करके फर्जी केवाला का जो पूरा खेल चल रहा था उसका वो विरोध करने लगे। यही बात संजय भगत को चुभने लगी और जो करोड़ों की संपत्ति का मामला था, करोड़ों की जमीन को बेचने का मामला था, वो फंसता हुआ दिख रहा था। और देखिए, जो अभी वर्तमान में भूमि राजस्व सुधार के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उसने भी एक बड़ा ऐलान किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो फर्जी केवाला बनाने का पूरा गिरोह चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ वो बड़ी कार्रवाई करेंगे। गोपाल यादुका हत्याकांड में भी दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, फर्जी केवाला, फर्जी म्यूटेशन तक हो जाता है, उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। लिस्ट तैयार कर ली गई है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब समझते हैं मर्डर मिस्ट्री को। तो देखिए, जो फर्जी केवाला था वो तैयार किया गया, म्यूटेशन भी करा लिया गया और प्लॉट को बेचने की तैयारी चल रही थी। गोपाल यादुका ने विरोध किया। विरोध होने के बाद मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था संजय भगत को। और संजय भगत भी जमीन का ब्रोकरी करता था, पहले छोटा मोटा ब्रोकर था, लेकिन अभी उसका रसूख काफी ज्यादा बढ़ गया था। कई लोग बताते हैं कि 5 से 7 बाउंसर भी अपने साथ रखता था। इसके साथ ही अंचल से लेकर के कई बड़े बड़े अधिकारियों के साथ अच्छी साठगांठ थी संजय भगत की। उसके बाद संजय भगत से गोपाल यादुका का विरोध बढ़ता चले गया, उसी जमीन को लेकर के, क्योंकि फर्जी तरीके से उसका म्यूटेशन संजय भगत ने कराया था, जिसका विरोध गोपाल यादुका कर रहे थे, क्योंकि करोड़ों की जमीन थी, करोड़ों का डील था। इसी बीच संजय भगत भवानीपुर में ही एक चाय की दुकान पे बैठे हुए थे और वहां उनकी मुलाकात होती है विशाल उर्फ खलनायक से, इसके साथ ही ब्रजेश और विकास से। वो कहते हैं कि उन्हें गोपाल यादुका को हटाना है, हत्या करना है, सुपारी ले लो और हत्या कर दो। लेकिन विशाल उर्फ खलनायक ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। खलनायक तैयार नहीं हुआ इस हत्याकांड में शामिल होने के लिए। उसके बाद
संजय भगत ये तैयारी कर रहा था कि कैसे इन लोगों को तैयार किया जाए, क्योंकि जो विशाल कुमार उर्फ खलनायक है वो पहले भी कई हत्याकांड में शामिल रह चुका है, उसका एक आपराधिक इतिहास है। लेकिन खलनायक इस बार संजय भगत पे भरोसा नहीं जता रहा था, बात बनती हुई नहीं दिख रही थी। इसी दौरान खबर आई कि राजा कुमार और अवधेश मंडल, जो बिहार फ्लोर टेस्ट के दौरान जेल में बंद हो गए थे पटना जाने वक्त, वो जेल से रिहा हो गए हैं और वो पूर्णिया पहुंच गए हैं। राजा कुमार तो पहले ही जेल से रिहा हो चुका था। इसी बीच संजय भगत ने राजा कुमार से संपर्क किया, बीमा भारती के बेटे से, और संजय भगत ने कहा कि ये जो विशाल कुमार है उर्फ खलनायक, इसको मैं 5 लाख रुपए का ऑफर दे रहा हूं कि ये गोपाल यादुका की हत्या करे और इसको 5 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन यह मान नहीं रहा है। उसके बाद राजा कुमार ने इस पूरे प्लान को खुद से हैंडल करना शुरू किया। राजा कुमार ने विशाल कुमार से बातचीत किया और विशाल उर्फ जो खलनायक, उसकी पहले से ही परिचय राजा कुमार के साथ अच्छी खासी थी, एक अच्छा खासा दोनों में परिचय था, पहले से दोस्तियारी थी। तो राजा कुमार ने कहा कि देखो, जो संजय भगत कह रहा है उसकी बात को मान लो, 5 लाख रुपया तुमको हम देंगे, बाइक तुमको हम देंगे, मोबाइल तुमको मिलेगा, सारी चीजें तुमको उपलब्ध कराई जाएगी ताकि तुम फंस नहीं पाओ। लेकिन तुमको गोपाल यादुका को 4 जून से पहले, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले, उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब विशाल कुमार का परिचय था, आपराधिक इतिहास भी रहा है, वो मान गया और राजा कुमार ने संजय भगत से 30 लाख में यह डील फाइनल कर लिया। उसके बाद विशाल कुमार उर्फ खलनायक ने रेकी शुरू किया और रेकी करने में उसे यह मालूम हुआ कि दोपहर और शाम के वक्त भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो सही वक्त सुबह का रहेगा, सुबह के 10 बजे। उसके बाद राजा कुमार ने भी बाइक से लेकर के मोबाइल, सारी चीज उपलब्ध विशाल उर्फ खलनायक को करा दिया और सारी चीजों की मॉनिटरिंग राजा कुमार खुद कर रहा था। और कहा जा रहा है, जो अभी तक दावे किए जा रहे हैं, कि सारे मर्डर की जानकारी, जो प्लान किया गया, उसकी जानकारी अवधेश मंडल को भी थी कि उनका बेटा इसमें शामिल है। इस तरह से प्लान किया जा रहा है। उसके बाद राजा कुमार ने स्प्लेंडर बाइक दिया खलनायक को, मोबाइल दिया, सारी चीजें उपलब्ध करा दिया, खुद इस पूरे प्लान को मॉनिटरिंग भी कर रहा था। 2 जून की तारीख तय हुई। सुबह के 10 बजे विशाल उर्फ खलनायक और उसके साथ विकास स्प्लेंडर बाइक पे सवार होकर सोनाली ट्रेड्स पहुंचता है और वहां पे सुबह के 10 बजे गोपाल यादुका को कनपट्टी में गोली मार दी जाती है। उसके बाद जो लाइनर एक और था ब्रजेश कुमार, वो सारी चीजों को देख रहा था, सारी चीजों की जानकारी एक दूसरे तक पहुंचा रहा था। उसके बाद वो सभी वहां से फरार हो जाते हैं और फिर राजा कुमार के पास पहुंचते हैं। जो एडवांस में पेमेंट की गई थी, उसके बाद जो बचा हुआ रकम था वो राजा कुमार से वो लेता है। उसके बाद कई प्रेस में ये भी रिलीज हुआ कि उसके बाद मटन पार्टी भी की गई। और जो संजय भगत था, उसका विवाद तो चल ही रहा था गोपाल यादुका से। अब संजय भगत को लगा कि अगर 2 जून को ये मर्डर होती है, मैं यहां रहता हूं तो शक मेरे पे भी आएगा, इससे अच्छा है कि मैं उससे पहले ही दिल्ली चले जाता हूं, वहां इलाज का बहाना बनाऊंगा ताकि सच जो शक है वो मेरे पे नहीं आए। लेकिन सारी जो प्लानिंग थी वो तो पहले से तय हो चुकी थी। उसके बाद संजय भगत दिल्ली पहुंच जाता है और ठीक 4 जून से पहले, लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले, यह टारगेट दिया गया था खलनायक को कि गोपाल यादुका की हत्या कर देनी है। और 2 जून की सुबह गोपाल यादुका की हत्या हो जाती है। उसके बाद लगातार पुलिस सर्च अभियान चला रही थी। सबसे पहले ब्रजेश कुमार जो लाइनर था, गोपाल और उसके साथ ही विशाल उर्फ खलनायक एक एक करके गिरफ्तार होते हैं। और जैसे ही गिरफ्तारी की खबर राजा कुमार को मिलती है, वो और उनके पिता अवधेश मंडल फरार हो जाते हैं। और खलनायक ने सारी बातों को उगल दिया कि उनको जो सुपारी दी गई थी वो राजा कुमार ने ही दी। पहले संजय भगत ने दिया लेकिन वो नहीं माना, उसके बाद राजा कुमार ने दिया। उसके बाद ये पूरी प्लानिंग तय की गई और जमीन के विवाद में ही गोपाल यादुका को रास्ते से हटाने का यह पूरा प्लान तैयार किया गया। और अब संजय भगत भी गिरफ्तार हो चुका है। गोपाल यादुका मर्डर केस में राजा कुमार को पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, कोर्ट से वारंट निकालने की भी कवायद में जुट गई है पुलिस। अवधेश मंडल फरार चल रहे हैं और ब्रजेश कुमार और खलनायक के साथ साथ विकास कुमार भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह से पूरी मर्डर मिस्ट्री रची गई। इस पे अब देखिए, जो मूल कारण था जमीन का विवाद, और उसमें भी एक सबसे बड़ा जांच का विषय यह भी है कि फर्जी केवाला किस तरह से तैयार किया जा रहा है, फर्जी म्यूटेशन हो रहा है। आखिर राजस्व कर्मचारी की मिली भगत के बिना यह संभव नहीं है, जिसको लेकर के जो वर्तमान के मंत्री हैं भूमि राजस्व सुधार के दिलीप जायसवाल, उनसे सवाल पूछा गया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अधिकारियों की भी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जो 40 साल 50 साल पहले का जमीन है, उसका आसानी से ये लोग जो है फर्जी केवाला तैयार कर
करा लेते हैं, और जब उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो किसी और नाम से ये लोग वहां पे दर्ज करा करके म्यूटेशन भी करा लेते हैं, और इस तरह से गोरख धंधा ये चलता है। अवैध तरीके से जमीन पे कब्जा किया जाता है, और खास तौर से कोसी सीमांचल में इस तरह का गिरोह काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी ज्यादा जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, वो इसमें संलिप्त हैं। लेकिन अब कोई नहीं बचेगा, सबकी लिस्ट तैयार की जा रही है, सबको निगरानी पे रखा गया है। जो भी बड़े अधिकारी शामिल हैं, किसी की पैरवी लेकर के आ जाए, नहीं बचेंगे। इसके साथ ही पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव ने भी कई तरह के आरोप लगाए। पप्पू यादव ने कहा कि इसमें मुखिया से लेकर के कई मंत्री भी शामिल हैं। इसके साथ ही जब बीमा भारती को आरजेडी ने वहां से सिंबल दिया, उस पर भी पप्पू यादव ने सवाल उठाया। पप्पू यादव ने कहा कि सीपीआई के खाते में ये सीट हमेशा से रही है, लेकिन सीपीआई को समर्थन नहीं देकर के आरजेडी ने खुद ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया, जिसपे इतनी सारी अभी मामले की जांच चल रही है, विवादों में है ये अभी मामला, उसके बावजूद उन्हें टिकट दे दिया गया। तो स्पष्ट रूप से जो अभी तक खबरें आ रही है कि पप्पू यादव पूर्णिया के रुपौली में उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन देने का तो उन्होंने ऐलान किया, लेकिन वो बीमा भारती के साथ नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब सवाल है कि पप्पू यादव किसका समर्थन करेंगे। तो ऐसे में जो अभी खबरें आ रही हैं कि वो शंकर सिंह, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका समर्थन वो कर सकते हैं। लेकिन गोपाल यादव का हत्याकांड को लेकर के पप्पू यादव ने भी कहा है कि वो सबकी पोल खोलेंगे, और जिस तरह से पूरा ये जो आपराधिक छवि के लोग हैं, उसको बख्शेंगे नहीं। तो लगातार पूर्णिया का रुपौली काफी ज्यादा सुर्खियों में है। बीमा भारती को लेकर के सुर्खियां एक बार फिर से बनी हुई हैं। आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लगातार राजनीति कर रहा है कि एक मंत्री किस तरीके से ये बात हो सके, क्या अपने बयान पर अब कायम है? नहीं, मैंने तो स्पष्ट किया है कि मैंने कहा कि जिला में एसआईटी का गठन होगा, और जिस तरह से गोपाल यादव की हत्या दिन में 10 बजे अपराधियों ने आकर किया, तो ऐसे परिस्थिति में जब पुलिस पर गोली चलेगी, किसी आम पब्लिक पर उसकी हत्या दिन दहाड़े की जाएगी, तो पुलिस को भी ये अधिकार होगा कि वो भी अपराधियों पर गोली चला सके, अपने रक्षार्थ के लिए और लोगों की रक्षा के लिए। लेकिन आपने तो कहा कि जो भी अवैध हथियार लेकर चलते हैं उन पर गोली नहीं, मैंने कहा कि अवैध हथियार लेकर जो किसी पर, मुझे गोपाल यादव पर मैं बात कर रहा था, चूंकि आप लोग ने वीडियो का अंतिम पार्ट सुना। भवानीपुर में आज से कुछ दिन पहले गोपाल यादव का एक व्यवसायी की हत्या दिन दहाड़े 10 बजे कर दी गई थी। तो मैंने कहा कि जो लोग अवैध हथियार से लोगों की हत्या करते हैं, और उसके पहले की सारी बात आप लोगों ने वहां पर नहीं सुना, इसीलिए आप लोग अंतिम पक्ष को देखें। गोपाल यादव की हत्या दिन दहाड़े हुई, और इस तरह करके अगर पुलिस पर और लोगों पर लोग गोली चलाने का, मारने का काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेगी। मेरा ये मकसद था कहना कि हाथ पर हाथ धर के पुलिस नहीं बैठे रहेगी। अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोली चला सकती है। सर, एक विभाग से संबंधित आपके सवाल